सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 850वीं दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर अमृतप्रीत कौर मैम। डॉक्टर अमृतप्रीत कौर मैम बीएचएमएस एमडी तथा पीएचडी स्कॉलर हैं। वर्तमान में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में होम्योपैथिक फार्मेसी विभाग की विभागीय अध्यक्ष हैं। उन्हें शिक्षण का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है। मैं मैम से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू मैम। हाँ जी, थैंक यू जी। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू आईएफपीएच मुझे आज वेबिनार देने का मौका देने के लिए, और मृदुल सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में माइग्रेन, एक होम्योपैथिक दृष्टिकोण। तो इसके लिए मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा टॉपिक है माइग्रेन इन फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, अ होम्योपैथिक अप्रोच। इसमें माइग्रेन को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें हेडेक को समझना है। इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेन, और ये एक कॉमन रीजन रहता है लोगों का अपने वर्क प्लेस से, स्कूल से छुट्टी लेना। एपिसोडिक अगर हेडेक बार बार होता है, रिपीटेडली हो रहा है। क्रोनिक अगर वो बहुत दिनों तक या हफ्तों तक रहता है। माइल्ड से सिवियर हो सकता है, उसके साथ नोजिया, दिल कच्चा होना, उल्टी, या लाइट या नॉइज को आम इंसान से ज्यादा सेंसिटिविटी अगर होती है तो ये हमारा माइग्रेन में चला जाता है। देन प्राइमरी हेडेक विच हैपन ऑन इट्स ओन। सेकेंडरी हेडेक जो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से सेकेंडरी हो रहा है, दैट इज वाई हमने उसको सेकेंडरी हेडेक में डाला है। देन न्यूरोपैथी, फेशियल एंड अदर हेडेक, कोई नर्व डैमेज हो जाती है या उसको कोई इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से अगर सिर दर्द हो रहा है, या प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर हम किसी हेडेक की वैरायटी को नहीं डाल पा रहे हैं तो उसके लिए ये थर्ड वैरायटी जो है वो जनरेट की गई है। देन प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम्स, इसमें सबसे पहले आ गया माइग्रेन विद ऑरा और विदाउट ऑरा। माइग्रेन का हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट है टेंशन टाइप हेडेक। अब टेंशन टाइप हेडेक का एक ही मेन कैरेक्टर है कि सिर के आसपास पेशेंट को टाइट बैंड फील होता है, दैट इज वाई इसको टेंशन टाइप हेडेक बोला जाता है। देन नेक्स्ट वेराइटी इज ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेलैल्जिया। ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में हम सबने सुना है और उसके कोर्स के बारे में हमें पता है। तो फेस पे, आगे हमारी आंखों पे, और थोड़ा सिर के ऊपर के पार्ट, ये सारी एरिया को ट्राइजेमिनल नर्व जो है ये सप्लाई करती है। तो पेन ऑन वन साइड रहेगा हेड के जब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया रहेगा। देन इसमें आंखों में वाटरिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, ड्रूपिंग आईलिड्स जिसको टॉसिस बोलते हैं। देन नेक्स्ट वेराइटी जो है दैट इज प्राइमरी स्टैबिंग हेडेक। अब प्राइमरी स्टैबिंग हेडेक जो है इसको आइस पिक हेडेक भी बोलते हैं। और ये क्यों होता है? अगर हमारी ब्रेन में जो सेंट्रल पेन कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें कुछ मैल फंक्शन हो जाए तो उसमें ये वाला हेडेक जो है वो आ जाता है। और ज्यादातर जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं वो ही इससे सफर करते हैं। नेक्स्ट वैरायटी जो हम स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं वो है थंडर क्लैप हेडेक। अब नाम से ही पता लग रहा है थंडर एकदम से आएगा, और इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है सेकंड्स में या मिनट्स में एकदम से इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो लास्ट नेम है दैट इज न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक सिंड्रोम। इसका मतलब ये एक ऐसा हेडेक है, एक ऐसे हेडेक को ये नाम दिया गया है कुछ लोगों में जो कभी भी नहीं बताते हैं कि उनमें कभी हिस्ट्री रही है सिर दर्द की, लेकिन एकदम से एक्यूट ऑनसेट उनमें हो रहा है हेडेक का, जो रह रहा है 2-3 दिन रह रहा है और तीसरे दिन वो पीक पे जा रहा है।
तो वो हम न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक सिंड्रोम में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। नाउ सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हेडेक, मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक, एज द नेम इज सजेस्टिंग कि कुछ मेडिसिन हैं जिनको बहुत ज्यादा लेने से, उनका ओवर यूज करने से डेली ही पेशेंट को सिर दर्द जो है वो रहता है। या फिर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, ब्रेन के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से अगर कोई हेडेक डेवलप होता है तो वो सेकेंडरी हेडेक माना जाएगा। अगर ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाए, अब प्रेशर कैसे बढ़ेगा, अब ब्रेन में जो स्पेस है वो लिमिटेड है, अगर ब्रेन ट्यूमर आ गया, उसने स्पेस ले ली काफी, प्रेशर बढ़ा दिया, तो वहां पे पेन होगा। देन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, अगर इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो बढ़ जाए, सीएसएफ का, ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, देन इट विल कॉज पेन। देन इन्फेक्शन, जैसे मेनिंजेस हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाए, एनसेफलाइटिस हो जाए, ब्रेन में एब्सेस हो जाए, उसकी वजह से अगर दर्द हो रहा है तो वो सेकेंडरी कॉज ऑफ हेडेक है। देन अदर इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ ब्रेन, या फिर रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन क्या होता है कि प्रॉब्लम कहीं और है लेकिन उसकी नर्व सप्लाई जो है वो हेड में भी जा रही है, जैसे ऑर्बिट जो आई के अराउंड एरिया है वहां पे कोई पैथोलॉजी है, या टीएम जॉइंट जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है जो हमारे दोनों जॉज के बीच में, या फिर नेक में कोई स्ट्रक्चर है जिसकी कोई पैथोलॉजी है, उसकी वजह से अगर हेडेक डेवलप होता है तो वो सेकेंडरी कॉजेस में आएगा। अब नेक्स्ट मैंने एक टेबल है जो मैंने डेविडसन की किताब से लिया है, उसमें हमने जो अभी सारे हेडेक्स की वैरायटीज पढ़ी है उसकी डिटेल है। जैसे आइस पिक हेडेक हमने अभी पढ़ा, स्टैबिंग, बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए, और ज्यादातर ये टेम्पोरल और पेराइटल रीजन को ही लोकेशन रहेगी इसकी, और ये बिनाइन है। और माइग्रेन के पेशेंट्स इसको हमने अभी पढ़ा कि वो ज्यादा इसको एक्सपीरियंस करते हैं। देन आइसक्रीम हेडेक, सबने आइसक्रीम जब हम खाते हैं कई बार और हमारे टूथ में इन्फेक्शन होता है, कैसे झंझनाहट होती है, बिल्कुल वैसी सी पेन हेड में, अगर शार्प हो, सवेयर हो, आधे मिनट से लेके 2 मिनट तक ये रहती है, और दोनों टेम्पल्स के रीजन को, या ऑक्सीपिटल जो बैक ऑफ हेड है हमारा, उधर अगर लोकेशन रहती है, और जो कोल्ड स्टिमुलाई, क्योंकि आइसक्रीम नेम दिया है तो इसीलिए दिया है क्योंकि इसका जो ट्रिगर है दैट इज कोल्ड स्टिमुलाई। देन नेक्स्ट इज एक्सर्शनल हेडेक। अब इसमें थंडर क्लैप हेडेक जो है वैसी सी सेंसेशन रहेगी जो हमने अभी डिस्कस किया है, और ये कुछ मिनटों के लिए बहुत सवेयर रहेगा, लेकिन उसके बाद ये रहेगा बहुत घंटों तक, लेकिन इसकी सेवेरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और लोकेशन कैसी रहेगी, पूरे सिर को ये जनरलाइज्ड ये कवर करेगा। एंड इसको अगर हमने किसी भी पेशेंट को एक्सर्शनल हेडेक के अंदर कैटेगराइज करना है तो सब एरेक्नॉइड हेमरेज को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। देन कफ की वजह से भी हेडेक हो सकता है। देन क्लस्टर हेडेक जो क्लस्टर्स में आएगा, जैसे ये जो है क्लस्टर्स में बार बार इसके अटैक्स आ रहे हैं, यूनिलेटरल होता है ये, इसमें आईलिड्स जो है पेशेंट की वो ड्रूपिंग में, जिसको टॉसिस बोलते हैं, और आंखों में इतनी दर्द होती है जैसे कि टियरिंग टाइप पेन, और जो कंजक्टिवा है उसकी इंजेक्शन मींस रेडनेस, सिवियर रेडनेस, और उसी तरफ का जिस तरफ हेडेक है उस तरफ जो नाक रहेगा, नेजल एरिया रहेगा, उस तरफ उसकी कंजेशन रहेगी। और ये हेडेक जो है ये आधे घंटे से लेके 1.5 घंटे तक रह सकता है, और ये दिन में 1 से लेके 3 बार आ सकता है, इसीलिए क्लस्टर हेडेक। और ये भी माइग्रेन में ये पेशेंट जो है माइग्रेनस न्यूरैल्जिया इसको बोलते हैं। और पेरी ऑर्बिटल, आंख की पूरा राउंड द आई ये फील होगा। देन क्रोनिक पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया, हेमी मींस हाफ, हाफ हेड, तो यूनिलेटरल रहेगा, क्लस्टर हेडेक है, इसके ऑटोनॉमिक फीचर्स हैं, और 5 से 20 मिनट तक रह सकता है, पेरी ऑर्बिटल टेम्पोरल रीजन, यूजली इन विमेन। और बाद में एक टर्म और आ गई है दैट इज SUNCT। एस जो है वो स्टैंड करता है शॉर्ट लास्टिंग, मतलब थोड़ी देर के लिए। यूनिलेटरल एक तरफ होएगा। न्यूरैल्जी फॉर्म, नर्व की जो इन्वॉल्वमेंट है वैसी पेन इसमें रहेगी। कंजक्टिवल, सी स्टैंड्स फॉर कंजक्टिवल इंजेक्शन, जो हमारा आंख का कंजक्टिवा है उसमें एक्सट्रीम रेडनेस रहेगी। टियरिंग, टियरिंग पेन होगी, जैसे कुछ कट रहा है वैसी पेन पेशेंट को फील होगी। और ये 15 से
120 सेकेंड मीन्स 2 मिनट तक रह सकता है, और ये सारा दिन में बार बार हो सकता है। और इसका जो लोकेशन है दैट इज पेरी ऑर्बिटल। सो नाउ कमिंग टू द एक्चुअल टॉपिक, माइग्रेन। अब माइग्रेन जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको हेमिक्रेनिया बोलते हैं, और बाद में इसको कन्वर्ट किया गया हेमिग्रेनिया में, विच इज फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ माइग्रेन। देन ये एक ऐसा कंडीशन है जो हाईली प्रेवलेंट है, मतलब हाईली प्रेवलेंट मींस कि पॉपुलेशन में बहुत सारी परसेंटेज है जो माइग्रेन से सफर करती है। उसके बाद ये डिसेबलिंग कंडीशन है, क्योंकि जब माइग्रेन की पेन होती है तो उस टाइम पे पेशेंट कुछ कर नहीं पाता, अगर वो करता भी है तो वो उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाता, और वो डिसेबल्ड ही रहता है उस टाइम पे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कम रहती है। और ये 4 घंटे से 3 दिन तक रह सकता है, और इसमें रेकरेंट अटैक्स होते हैं, थ्रॉबिंग पेन होती है, पल्सेटिंग टस टस जैसी पेन, और इसमें नौजिया, जो दिल कच्चा होना, उल्टी होना, फोटोफोबिया, जो लाइट, जो हम कहते हैं सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाती है, तो अल्टीमेटली पेशेंट को फियर ही डेवलप हो जाता है कि अगर ब्राइट लाइट से उसका एक्सपोजर होगा तो ये फिर से होगा। फोनोफोबिया, ऐसे ही नॉइज, फोनो नॉइज, टेलीफोन, फोन, फोनो, तो इसमें नॉइज, जो नॉइज है अगर वो लेवल ज्यादा रहता है, हाई डेसिबल्स होते हैं, तो उसमें पेशेंट को वो अटैक ट्रिगर होता है माइग्रेन का, तो फोनोफोबिया डेवलप होता है। अब कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं ये हम बार बार आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे सडन वेदर चेंज, मतलब कुछ भी, ऑलमोस्ट एनीथिंग, मैंने अब एग्जांपल्स दिए, आप देखेंगे कि कोई भी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोई भी है जो इसको ट्रिगर कर रहा है, जैसे वेदर में चेंज आ गया सडन, नींद नहीं सही से हुई, अल्कोहल का इंटेक हो गया, टबैको ले लिया, नॉइज ज्यादा हुई, नाश्ता टाइम पे नहीं हुआ, खाना टाइम पे नहीं हुआ, या फास्टिंग हुई तो लो ब्लड शुगर हुई, हार्मोनल चेंजेस आए, जैसे मेंस्ट्रुअल है तो उसमें भी पीक होता है, कभी एस्ट्रोजन का कभी कम होता है, फेजेस हैं उसमें, और प्रेगनेंसी में अलग फेजेस चलते हैं, पेरीमेनोपॉज में अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फ्यू मेडिसिन जिनका ये साइड इफेक्ट रहता है कि प्रेसिपिटेट हो जाता है हमारा माइग्रेन पेशेंट में। देन ब्राइट लाइट, एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशन, स्ट्रेस, तो जितने भी पेशेंट्स आज तक मैं जिनको मिली उनमें ये माइंड का जो है वो बहुत फैक्टर्स रहते हैं ट्रिगर करने में उनका माइग्रेन। अब अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो ये एक बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर बैक पेन की बात करें, जो डिसेबिलिटी है, सबसे पहले बैक पेन जिसकी वजह से लोग अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो खोते हैं, एंड द सेकंड वन इज माइग्रेन। माइग्रेन इज सेकंड इन दिस। नेक्स्ट इज, आई हैव मेड अ बार ग्राफ जिसमें मैं आपको शो करना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट माइग्रेन इन फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हम ज्यादातर 18 से 45 को हम ले रहे हैं। तो इसमें जो फीमेल्स हैं उनमें देखिए, ये जो ब्लू पार्ट है ये विद माइग्रेन है, तो बहुत परसेंटेज है इसकी, 24-25% तक जा रहा है, और मेन में ये वही 6-7% तक ही रह रहा है। So migraine is a leading cause of disability among women of reproductive age group। क्योंकि अगर माइग्रेन रहेगा तो वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, हेल्थ नहीं एंजॉय कर पाएंगे, डिसेबल्ड रहेंगे। और इसकी ग्लोबल प्रेवलेंस जो है 18 से 25% है, और मेन में ये 610% है। 610% भी कम नहीं है, बट 1825% तो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 times, reflecting a pronounced gender disparity influenced by hormonal, genetic and socio-cultural factors। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी होती रहती है, तो उसमें 2021 का मैंने डेटा लिया है इंटरनेट से। वहां पे ये माइग्रेन को एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बताया गया है, जिसमें 300 मिलियन विमेन 2021 तक ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज वर्ल्ड वाइड, वो इस प्रॉब्लम से they were suffering। सो अगेन मैं इसको एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि हम फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन, जो हार्मोन्स हैं उनका फ्लक्चुएशन रहता है, पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन।
एंड माइग्रेन एपिसोड्स दे हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। तो हम इनका रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर लेंगे अगली वाली स्लाइड्स में, जब हम पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करेंगे माइग्रेन की। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइंस हैं उसमें ये मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं या कुछ प्रिवेंटिव मेडिकेशंस दी जाती हैं, ओवर द टाइम इनके एडवर्स इफेक्ट सामने आते हैं। और जो मेडिकेशन है उसमें ओवर यूज, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था मेडिकेशन ओवर यूज एडिक्ट, तो इससे पेशेंट सफर करना शुरू कर जाता है। लेकिन जो होम्योपैथी है विद इट्स इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, विद इट्स होलिस्टिक अप्रोच, वो एक बहुत वाइबल अल्टरनेटिव फॉर माइग्रेन मैनेजमेंट है। नाउ हार्मोनल फ्लक्चुएशन, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल फैक्टर्स, इनका जो इंटरप्ले है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है माइग्रेन की प्रेसिपिटेशन में इन फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। एस्ट्रोजन विड्रॉल होता है जैसे ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो इसमें माइग्रेन जो है ट्रिगर होता है। अगर बार बार किसी फीमेल में, किसी महिला में ये चीज हो रही है तो वो हम कैटेगराइज कर देते हैं अंडर menstrual migraines. Then pregnancy, menopause and use of hormonal contraceptives. तो इसमें भी जो हॉर्मोन्स हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसमें भी माइग्रेन जो है वो हमें देखने को मिलेगा जब भी ये चेंजेस रहेंगे हार्मोन के, जो हार्मोन शिफ्ट्स रहेंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें जो हॉर्मोन्स हैं ये आगे क्या करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस डिस्टर्ब करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे हैं लेकिन जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, जिनको हमने बहुत सुना है, दैट इज सेरोटोनिन और डोपामिन। जो सेरोटोनिन और डोपामिन है, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है या इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो पेशेंट एंशियस हो जाता है, पेशेंट की नींद डिस्टर्ब होती है, पेशेंट स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाता है, उसको फैटीग रहता है, थकावट रहती है, और उसकी मेमोरी में भी उसको लैक, उसकी मेमोरी उसको कम फील होती है कि उसकी याददाश्त पे भी असर पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हार्मोनल शिफ्ट्स की वजह से हो रही हैं। तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इज नॉट द राइट आंसर। होम्योपैथी जो है उसका बहुत पोटेंशियल है इन मैनेजिंग माइग्रेन इन फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अब एज माइग्रेन इज अ क्रॉस कटिंग प्रॉब्लम, अब क्रॉस कटिंग प्रॉब्लम, अब ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये इसके लिए अब हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए एज पर WHO। सो अमॉन्ग मेनी हेल्थ कंडीशंस, तो माइग्रेन इज अ क्रॉस कटिंग प्रॉब्लम, बट इसके लिए आपने अभी तक स्पेसिफिक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम नहीं सुना। टीबी प्रोग्राम चल रहे हैं, मलेरिया प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं जो कम्युनिटी मेडिसिन में हम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में, तो वो चल रहे हैं। टोबैको डे, टोबैको के नो टोबैको प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो इसके लिए भी जो माइग्रेन है, क्योंकि इसकी प्रेवलेंस हम देख रहे हैं, अभी हमने सारा एज ग्रुप नहीं लिया है, हम सिर्फ 18 से 45 ऑफ फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो वहां 25% हम बोल रहे हैं, तो कितनी प्रेवलेंस है, 300 मिलियन बोल रहे हैं, तो कितनी प्रेवलेंस है। अब यहाँ पे क्योंकि अब हमने स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एंजाइटी, ये सब चीजें हमने ली हैं इसके प्रेस्टेटिंग फैक्टर्स में। एंड होम्योपैथी तो आपको, वी ऑल नो कि होम्योपैथी में हमारी जो मेडिसिन हैं वो मेंटल सिम्टम्स को कितना अच्छा उसको एड्रेस करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी मेडिसिन हैं वो बहुत अच्छा काम करती है। तो माइग्रेन में हमारी जो मेडिसिन है दे वर्क वंडर्स। और आगे कई बार हमें कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ या उसके अलावा स्पेसिफिक मेडिसिन होम्योपैथी थेरापेटिकली भी देनी पड़ जाती है, जैसे थंडर क्लैप, ऐसा ही पेन है, तो समटाइम्स वी हैव टू। अब आगे अगर हम एज अ डॉक्टर माइग्रेन के पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं तो हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। उसको क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा लो ब्लड शुगर है, तो अगर हम उसको प्रॉपर बताएंगे कि आपको टाइमिंग्स आपके क्या होने चाहिए खाने के, और उनको ये भी पहचानना है कि क्या खाने में कोई ऐसी फूड आइटम है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है ये माइग्रेन का, जो बार बार
आना ट्रिगर हो रहा है। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पेन होती है ना, उसका जो थ्रेशोल्ड होता है हर पर्सन का अलग होता है। जैसे कई बार किसी को थोड़ी सी भी दर्द होती है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाता, और कईयों का थ्रेशोल्ड इतना होता है कि बहुत दर्द होती है तब भी वो उतना रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे हम बोलते हैं भीड़ होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, पर हीरो कौन होता है? हीरो वो नहीं होता है जिसको डर नहीं लगता है, जिसमें एंजाइटी नहीं है, बट हीरो वो होता है जिसमें लगता है डर, लेकिन वो सबसे अंतिम में डरेगा, अपना डर नहीं शो करेगा। तो ऐसे ही हमें अपने पेशेंट्स को काउंसलिंग द्वारा उनको हमें स्ट्रेस जो है, क्योंकि स्ट्रेस अगर हम बोल रहे रिड्यूस कर लीजिए, स्ट्रेस अपनी लाइफ में टेंशन कम कर लीजिए, वो तो देखो दूसरी क्लास का बच्चा भी नहीं कर पाएगा कम। लेकिन अगर हम रिएक्शन ही चेंज कर दें टुवर्ड्स स्ट्रेस, ठीक है, अगर एक स्ट्रेस आती है और उसको हम हॉ वाला रिएक्शन, अगर वो हॉ वाला रिएक्शन जो है वो कम हो जाए, तो पेशेंट का जो बॉडी है अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, एंड अल्टीमेटली वो ट्रिगर होना पेशेंट उस स्ट्रेस से कम हो जाएगा, और उससे उसकी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी जरूर कम होगी। डाइट का ध्यान रखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको हम अपना लें, हम अच्छा वॉक करें, अच्छा खाना खाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, तो ये सब चीजें जो हैं हमारी बॉडी में गुड हॉर्मोन्स, ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनका बैलेंस ये बनता है, और पेशेंट का मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रेस रिडक्शन में वो हेल्प करेगा। देन डिटेल्ड केस टेकिंग, एज वी ऑल नो, वी ऑल आर होम्योपैथ्स, तो हम केस टेकिंग करते हैं डिटेल में, पेशेंट को बहुत ध्यान से बहुत डिटेल में सुनते हैं हम लोग। जब हम सुनते हैं तो हम उसको एक सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हैं, हम उसकी केस टेकिंग में उसको एनामिनेसिस, उसमें हम एक सपोर्टिव थेरेपी का काम करते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल में हम केस लेते हैं। आजकल के टाइम में बहुत लोग हैं जिनके पास देर इज नो पर्सन जो कि कोई उसकी प्रॉब्लम जो है हमारी वो सुने डिटेल में। होम्योपैथ को केस टेकिंग करनी है, वो प्रॉब्लम सुनेगा तभी वो अपने टोटलिटी पे मेडिसिन दे पाएगा। बट इनडायरेक्टली ये हमारे पेशेंट के लिए एक सपोर्टिव थेरेपी का काम करती है, जो कि बहुत अच्छा हेल्प करती है उसको, कि उसके जो माइग्रेन के अटैक्स हैं बार बार ट्रिगर नहीं होते। So there is no other therapeutic system that can cover the masses effectively while being economical and cost effective. तो पेशेंट जो है उस पे बहुत ज्यादा ये मनी का प्रेशर, जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो भी नहीं रहता है, और माइग्रेन में हमारे पास रेंज ऑफ मेडिसिन है। अब हॉर्मोन्स की बात फिर से, कि इसमें एस्ट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पे जो हमारा हॉर्मोन्स है एस्ट्रोजन, इसका लेवल कम ज्यादा होता है, एंड व्हेन इट इज डाउन तो इट ट्रिगर्स अटैक ऑफ माइग्रेन। सो मेजर लाइफ स्टेजेस मैंने स्लाइड में मेंशन करी है, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, हार्मोनल, बर्थ कंट्रोल, तो ये सारे ही माइग्रेन के पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या करता है ये हार्मोन, ये वैस्कुलर फंक्शन जो है बॉडी का उसको इन्फ्लुएंस करता है। जो हमारे सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, उनकी रेगुलेशन में इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल है। इन्फ्लामेटरी पाथवेज में इसका रोल है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है उसकी मॉड्यूलेशन में इसका रोल है। अब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया सबने सुना, उसकी पेन कितनी वर्स होती है। ट्राइजेमिनल पेन पाथवे है जो सेंट्रल है टू माइग्रेन डेवलपमेंट। अगर एस्ट्रोजन लेवल्स शार्प डिक्लाइन होता है इन पेरीमेनोपॉजल टाइम या पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद वाला जो टाइम होता है, तो उसमें माइग्रेन ट्रिगर होता है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं वो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एक्साइटेबिलिटी आ जाती है उनमें, और सीजीआरपी नाम का पेप्टाइड, जिसकी फुल फॉर्म है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, दैट इज सीजीआरपी, अ की मॉलिक्यूल implicated in migraine, pain and neurogenic inflammation। अब जो एस्ट्रोजन है वो हम सेरोटोनिन के मेटाबॉलिज्म को जो है वो उसको रेगुलेट करता है, और पेन मॉड्यूलेशन में भी उसका एक रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देन डोपामिन पाथवे, हमने अभी पढ़ा कि अगर डोपामिन अगर डिस्टर्ब होता है तो उसमें नोजिया, मूड डिस्टर्बेंस,
hypersensitivity to light, sound, even sleep disturbance, even anxiety, even memory loss, ये सब चीजें होती हैं जब डोपामिन जो है उसका उसमें वो इन्फ्लुएंस होता है, उसका पाथवे, उसकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म जब वो डिस्टर्ब होता है। तो ये जो कम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस हैं, स्पेशली ये जो हार्मोनल सारा इंट्रैक्शन है, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज्यादा रहता है। इसमें फ्लक्चुएशंस रहती हैं, प्यूबर्टी में, मेंस्ट्रुएशन में, प्रेगनेंसी में, पेरीमेनोपॉज में, मेनोपॉज में। तो यहाँ पे ट्रिगर्स होते हैं फॉर माइग्रेन। तो अगेन जो पिछली 4-5 स्लाइड्स हमने अभी पढ़ी हैं, उसके लिए हमने ये एक दोबारा से टेबल बनाया है टू रिवाइज इट। तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, ये तीनों ही कारण है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर जीन, अगर हमारी फैमिली में डायरेक्ट जो फैमिली मेंबर है दे आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, तो हमारे में भी उसकी प्रीडिस्पोजिशन रहती है। बाकी एनवायरमेंटल ट्रिगर में स्ट्रेस आ गया, स्लीप डिस्टर्बेंस, डाइट और बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने अभी पढ़े हैं, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। फिर सेरोटोनिन लेवल्स जो है वो डिस्टर्ब रहेंगे। देन ब्लड फ्लो जो है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो, उस पे इफेक्ट आएगा। मेनेंजियल इन्फ्लेमेशन हो सकती है। देन ट्राइजेमिनल जो नर्व एंडिंग्स है, ट्राइजेमिनल नोसिसेप्टर्स मींस ट्राइजेमिनल नर्व एंडिंग्स, तो उस पे वो एक्टिवेट होंगे। एंड सीजीआरपी जो अभी हमने ये पेप्टाइड का नाम पढ़ा, ये एक वेजो डायलेटरी पेप्टाइड है जो हमारी वेसल्स को डायलेट करता है। एंड व्हेन हमारी जो वेसल है उसका एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, बिकॉज प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो सीजीआरपी प्रमोट्स न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सट्रावेशन, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे एलर्जी में भी होता है। देन फिर ट्राइजेमिनल नोसिसेप्टर्स जो है, जो ट्राइजेमिनल नर्व की एंडिंग्स हैं, उनमें एक्टिवेशन सस्टेन्ड रहेगा, स्टार्ट हो गया और वो कंटिन्यूड रहेगा, और चेंजेस आएंगे न्यूरोप्लास्टिक, जिसकी वजह से हेडेक का ड्यूरेशन बढ़ेगा। और हेडेक जो हम पर्सन की सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स साउंड, टुवर्ड्स स्मेल, वो भी बढ़ेगी। तो इसमें जो हम कहते हैं माइग्रेन विद ऑरा एंड माइग्रेन विदाउट ऑरा, तो जो माइग्रेन विद ऑरा है, आगे ये सो सारी जो न्यूरॉन्स की हाइपर एक्टिविटी है, वो ऑरा जो डेवलप होता है माइग्रेन से पहले, वो उसका ये रीजन है। देन नेक्स्ट इज, अब हमने बहुत बार हमारे पेशेंट्स को सुना होगा कि माइग्रेन मेरे को रेगुलर रहता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे माइग्रेन के सिम्टम्स कम रहे। क्यों? क्योंकि तब स्टेबल एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहे। तो research also highlights that migraines peak during reproductive years, lessen after menopause. So again, I am establishing the fact कि जो females of reproductive age group है, उनमें माइग्रेन जो है उसकी प्रेवलेंस ज्यादा है। और क्यों है? सो अगेन दिस स्लाइड ये हम रिपीट नहीं करेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आगे हम आते हैं कि जो हमारी माइग्रेन है उसके दो फॉर्म्स है मेन। एक है विदाउट ऑरा, जो कॉमन माइग्रेन रहता है, बहुत लोग आगे कंप्लेंट करते हैं, उसमें ऑरा नहीं होता है। दूसरा जो वैरायटी है, दैट इज माइग्रेन विद ऑरा, मतलब इसको हम क्लासिकल माइग्रेन भी बोल देते हैं। अब माइग्रेन विदाउट ऑरा क्या है? यूनिलेटरल है, हेमिक्रेनिया, हाफ हेड पे, पल्सेटिंग पेन है फॉर 4 to 27 आवर्स, मतलब अंदाजन 4 घंटे से लेके एक दिन पूरा रह सकती है। इसके साथ पेशेंट को दिल कच्चा या उल्टी जैसा, या उल्टी हो भी सकती है। सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, कम लाइट को भी पेशेंट सेंसिटिव है। और कम से कम अगर पेशेंट को, अगर वो आपके पास आया और ऐसे एपिसोड्स वो कम से कम 5 गिनवा दे आपको, तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अंडर दिस, कैटेगराइज कर सकते हैं इस कैटेगरी में। जो नेक्स्ट हमारी है कैटेगरी, दैट इज माइग्रेन विद ऑरा। इसमें अब क्या है? विजुअल सिम्टम्स हैं, सेंसरी सिम्टम्स हैं, स्पीच डिस्टर्बेंस है। और जब माइग्रेन हेडेक उसको आएगा तो उससे 5 मिनट पहले से लेके 1 घंटा पहले तक पेशेंट को ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे।
ये रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन इसमें पहले ही पता लग जाता है फैमिली मेंबर्स को, पेशेंट को, कि अब जो है प्रॉब्लम आने वाली है माइग्रेन की। और इसमें ऑरा भी बहुत अलग वेराइटीज का है। विजुअल, सेंसरी और स्पीच सिम्टम्स में हम इसको टिपिकल ऑरा बोलते हैं। अगर वर्टिगो, डिसआर्थरिया, डिसआर्थरिया मींस बोलने में उसको समस्या आएगी, तो ब्रेन स्टेम हो रहा है, इसमें ब्रेन स्टेम जो है हमारी वो इफेक्ट होती है, और उसमें फिर वर्टिगो रहता है। ब्रेन स्टेम किसी भी प्रॉब्लम में इफेक्ट हो तो पेशेंट को वर्टिगो होगा, उसमें इनकोऑर्डिनेशन रहेगा, उसमें स्पीच जो है उसकी वो क्लियर नहीं रहेगी। देन हेमीप्लेजिक माइग्रेन, हेमी हाफ, तो इसमें मोटर वीकनेस रहेगी पेशेंट को, पैरालिटिक फीलिंग आएगी, या पैरालिसिस एक टेम्परेरी उसको हो भी सकता है, जो कि अटैक के बाद वीक रहेगा पेशेंट, लेकिन अल्टीमेटली वो रीगेन कर लेगा अपनी सारी स्ट्रेंथ। देन रेटिनल माइग्रेन, मोनो ओकुलर विजुअल लॉस, तो एक आंख को, क्योंकि हाफ साइड हम बोल रहे हैं इफेक्ट हो रही है, तो एक आंख में एक टेम्परेरी विजुअल लॉस जो है पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। सो अगेन कमिंग टू द वेराइटीज ऑफ ऑरा, विजुअल ऑरा ये कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप। पेशेंट बोलेगा मुझे फ्लैशिंग लाइट्स नजर आ रही हैं, ब्राइट स्पॉट्स, शिमरिंग जिगजैग लाइंस, या मुझे ब्लाइंड स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। तो ये ऑरा डेवलप होएगा माइग्रेन से 5 मिनट से 1 घंटे पहले तक। सेंसरी ऑरा, टिंगलिंग, नंबनेस, जैसे हाथ पैर सो जाते हैं, हम कहते हैं हमारे हाथ पैर सो रहे हैं, या हमें टिंगलिंग फील हो रही है, पिन नीडल चुभ रहे हैं, ऐसी सेंसेशन आ रही है लिम में, आर्म में, फेस, माउथ, ये बढ़ता जाता है। जैसे लिम्स पहले इफेक्ट हुए, फिर आर्म, फिर फेस, माउथ भी इफेक्ट हो गया। तो अगर ऐसे सिम्टम्स रहते हैं तो हम इसको सेंसरी ऑरा में इसको कैटेगराइज करते हैं। देन डिस्फेजिक ऑरा, लैंग्वेज ऑरा, रेयर फॉर्म है। इसमें पेशेंट को स्पीच में डिफिकल्टी रहेगी, स्लर्ड स्पीच, जैसे पेशेंट की, जैसे हमें आवाज, उसकी बात, उसकी लैंग्वेज समझ मम्बलिंग लगेगी, जैसे हॉट पोटैटो वॉइस होते हैं कि गरम गरम आलू मुंह में डाला एंड वी आर टॉकिंग, तो कैसे बोल पाते हैं, हमें समझ नहीं आता है क्या बोल रहे हो, तो वैसा मम्बलिंग, और ट्रबल फाइंडिंग द राइट वर्ड्स। देन मोटर ऑरा, वीकनेस और इवन पैरालिसिस। ब्रेन स्टेम ऑरा, वर्टिगो, चक्कर आना, डबल विजन, उसको डबल विजन हो रहा है, स्लर्ड स्पीच हो रहा है, पुअर कोऑर्डिनेशन, जैसे ब्रेन स्टेम जो है, जैसे जो ड्रिंक करते हैं उनको पकड़ना होता है पुलिस वालों ने, तो ब्रेथ टेस्ट तो है ही है, लेकिन अदरवाइज भी घर पे भी करना है तो उनको लाइन में चला दीजिए। अगर वो एक सीधी लाइन में प्रॉपरली नहीं चल पा रहे हैं, इट मींस पुअर कोऑर्डिनेशन है, तो ब्रेन स्टेम इज अफेक्टेड। तो ऐसे ही हमारा अगर ये माइग्रेन का पेशेंट है विदाउट द इंटेक ऑफ अल्कोहल, ऐसा पुअर कोऑर्डिनेशन अगर हमें उसमें नजर आ रहा है, ठीक है, या तो चाहे वो विजन में है, चाहे वो उसकी वॉक में है, चाहे उसकी स्पीच में है, तो वो ब्रेन स्टेम ऑरा में कैटेगराइज होगा। रिंगिंग इन ईयर्स, दैट इज टाइनाइटिस, हियरिंग लॉस, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये ऑरा जब डेवलप हो रहा होगा तो पेशेंट फील करेगा। जो लास्ट वैरायटी है दैट इज मोनोओकुलर, जिसमें हमने टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन पढ़ा था रेटिनल माइग्रेन के अंडर, जो विजन है एक आंख की, उसमें टेम्परेरी लॉस रहेगा। सो अगेन मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए। तो इसमें टाइप ऑफ माइग्रेन है माइग्रेन विदाउट ऑरा, और दूसरी तरफ हमने लिख दिया माइग्रेन विद ऑरा। जो विदाउट ऑरा है उसको हम कॉमन माइग्रेन बोल रहे हैं, जो विद ऑरा है दैट इज टर्म्ड एज क्लासिकल माइग्रेन। अब विदाउट ऑरा में यूनिलेटरल पल्सेटिंग पेन है, एंड नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, और 5 लाइफ टाइम एपिसोड्स कम से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा तो होते ही हैं लेकिन मिनिमम 5, ये हमारा क्राइटेरिया। और 4 to 72 आवर्स इसका ड्यूरेशन। अब जो रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं ये हमारे माइग्रेन विद ऑरा में होते हैं, और इसमें विजुअल, सेंसरी, स्पीच, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। और जो ऑरा है वो 5 मिनट से लेके 1 घंटा पहले द अटैक ऑफ माइग्रेन डेवलप होना शुरू होगा। और उसकी वेराइटीज हमने अभी पढ़ी, विल अगेन रिवाइज। टिपिकल ऑरा, जिसमें विजुअल, सेंसरी, स्पीच बोला हमने, ब्रेन स्ट्रेम ऑरा जिसमें हमने वर्टिगो, देन डिसआर्थरिया बोला, देन हेमीप्लेजिक, मोटर वीकनेस, रेटिनल माइग्रेन बोला हमने। सो अब सेवरल फैक्टर्स हमें समझ में आ गए कि अगर डाइटरी कुछ है देन इट कैन ट्रिगर द अटैक, अगर हार्मोनल चेंजेस हैं, फ्लक्चुएशन है, इट कैन ट्रिगर द अटैक,
एनवायरमेंटल सडन वेदर चेंज है, इट कैन ट्रिगर द अटैक। साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा कुछ है, इट कैन ट्रिगर द अटैक। फिजिकल एंड मेडिसिनल इन्फ्लुएंसेस हैं, इट कैन ट्रिगर द अटैक। और जो हार्मोनल चेंजेस है उसमें पर्टिकुलरली फ्लक्चुएशन ईस्ट्रोजन लेवल में, ये फीमेल्स जो हैं उनको अराउंड मेंस्ट्रुएशन ससेप्टेबल करता है टुवर्ड्स माइग्रेन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें विमेन जो है हमारे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, अब हमने इसको मेंसेस के साथ लिंक किया अभी पिछली स्लाइड में। तो जब हम अपनी रिपर्टरी भी देखेंगे, अपना मटेरिया मेडिका भी पढ़ेंगे, तो उसमें बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस, आफ्टर मेंसेस, पल्सेटिंग और थ्रॉबिंग हेडेक, एसोसिएटेड सिम्टम्स, नोजिया, फोटोफोबिया जिसको लाइट एग्रावेशन बोला, फोनोफोबिया नॉइज एग्रावेशन बोला, एंड वॉमिटिंग। These symptoms are meticulously analyzed through repertorization using standard repertories and software। जैसे रडार 10 मैंने यूज किया, सिंथेसिस का 9.1 वर्जन यूज किया, कंप्लीट रिपर्टरी, मर्फी रिपर्टरी, देन बॉन एंड गॉजन्स थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। तो इसमें ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये रूब्रिक्स हैं जो इन सब रिपर्टरीज में थे रिलेटेड टू माइग्रेन। और मैंने वो वाले रूब्रिक्स की स्लाइड्स आपके साथ शेयर करी है जिसमें एक या दो मेडिसिन हैं। ऐसे भी रूब्रिक है जिसमें 56 मेडिसिन तक भी हैं, लेकिन एक या दो वाली मैंने आपसे शेयर करी है। जैसे रेडनेस माइग्रेन इन माइग्रेन, प्रोस्पेल्जिया, रेडिएटिंग, देन स्टिचिंग माइग्रेन के टाइम पे, देन लेफ्ट साइडेड माइग्रेन, इवनिंग वायलेंट इन, nausea with and vomiting, then tearing pain with migraine, then right sided intermittent in left side tearing, then nausea with, तो इसमें कोनियम, कालिकार मेडिसिन के नेम्स जो है मैंने सामने ही लिखे हैं आपके रेफरेंस के लिए। सो इसमें फेस पेल विद माइग्रेन, प्रोलॉन्ग्ड माइग्रेन, देन नेक्स्ट इसमें लेफ्ट साइडेड, तो ये अलग अलग रिपर्टरीज हैं ब्रैकेट में। जैसे फर्स्ट सिम्टम में कंप्लीट रिपर्टरी, देन सेकंड इज बोगर, नर रिपर्टरी, फाटक। तो इन सब से मैंने ये सिम्टम्स जो है वो लिए हैं, तो इसीलिए सिम्टम्स बहुत सारे रिपीट भी हो रहे होंगे। इससे आगे हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे जिससे कि जो हमारे रूब्रिक्स जो रिपीट हो रहे हैं या मेडिसिन बार बार किन रूब्रिक्स में रिपीट हो रही हैं, उससे हम एक ग्राफ तैयार करेंगे मेडिसिन का। सो नेक्स्ट स्लाइड में अगेन many rubrics related to migraine I am sharing, like headache, bile of headache, migraine in vomiting, bile of headache, migraine in relieves pain but exhausts, Rustox is the only medicine under this rubric। ऐसे ही next symptom जो है vomiting food of bile with throbbing in right eyebrow, migraine, काली bile। So these are टाइम कम रह रहा है, मैंने आगे केस रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करी हैं। तो ये हमारे बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो नर रिपर्टरी में, बोगर रिपर्टरी में, बॉन एंड गॉजन रिपर्टरी में, फाटक की रिपर्टरी में, उसमें एक एक दो दो मेडिसिन वाले ये मैंने आपके लिए स्लाइड शो में। सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड रिलेटेड टू दिस। अब इनमें से जो की रूब्रिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं फॉर एनालिसिस, मैं जानना चाहती थी कि ये जो रूब्रिक्स मैं ले रही हूँ, अब जो मेन रूब्रिक्स मुझे समझ में आ रहे हैं उनको मैंने एनालाइज करके आगे मेडिसिन देखनी है इनमें कौन कौन सी आ रही है। तो सिंथेसिस में लिया मैंने हेड पेन मेनोपॉज ड्यूरिंग, देन हेड पेन मेंसेस ड्यूरिंग। मैंने इसमें से वो रूब्रिक्स लिए जो मेरे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए उसमें रिलेट कर रहे हैं। सो हेड पेन मेंसेस आफ्टर, हेड पेन मेंसेस ड्यूरिंग, हेड पेन पल्सेटिंग, headaches, migraine, headaches, migraine, menses before, headache, light aggravation। कुछ जनरल रूब्रिक्स हैं, कुछ हमारे फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के साथ रिलेट कर पाए वैसे रूब्रिक्स हैं। सो हेड पेन पल्सेटिंग थ्रॉबिंग, हेड पेन मेंसेस बिफोर, कंप्लीट रिपर्टरी में जनरल माइग्रेन, देन बोगर से हेड थ्रॉबिंग, वॉमिटिंग, हेडेक विद कॉमन मोडालिटीज, हेडेक लाइट एग्रावेट्स, हेडेक नॉइज एग्रावेट्स। तो इसमें हमारा फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नोजिया, वॉमिटिंग, थ्रॉबिंग हेडेक, पल्सेटिंग हेडेक, मेंसेस बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये सब कुछ हमने कवर किया।
सो इसमें नेक्स्ट हमने एक ग्राफ इसमें तैयार किया, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे कंबाइंड जो हमारी रूब्रिक फ्रीक्वेंसी है ये हमने रखी है। अब जो रूब्रिक फ्रीक्वेंसी है दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स आर रेमेडी इज मेंशन्ड अंडर अ गिवन रूब्रिक। जैसे अभी मैंने एक दो स्लाइड्स रीड करी थी, उसमें एक दो हमने पढ़ी मेडिसिन, चार पांच ही रूब्रिक पढ़े थे, लेकिन वो एक दो मेडिसिन वो उसमें रिपीट हो गई। तो नंबर ऑफ टाइम्स आर रेमेडीज मेंशन्ड अंडर a given rubric in a repertory when analyzed across multiple rubrics, combined rubric frequency indicates how often a remedy is consistently represented across the chosen clinical symptoms. तो एनालिसिस कैसे किया रूब्रिक्स का? नंबर ऑफ रूब्रिक्स रेमेडी अपीयर्स इन, फिर ग्रेडिंग 1 2 3 मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोल्ड इटैलिक डिपेंडिंग ऑन रिपर्टरी, देन टोटल कंबाइंड स्कोर फॉर विजुअल कंपैरिजन एंड रेमेडी डिफरेंशिएशन। इसमें अब जब हमने ये सारा डेटा जो है कंबाइन किया, तो इसमें हमने जो रूब्रिक्स हेडेक इन विमेन, मेंसेस बिफोर, पल्सेटिंग हेडेक, माइग्रेन विद नोजिया, लाइट एंड नॉइज एग्रावेशन, तो ये मेरी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की विमेन को ये रूब्रिक्स जो है रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसमें हमने ये ग्राफ तैयार किया। अब जैसे सीपिया इसमें आई फर्स्ट पे, उसमें देखिए हेडेक इन विमेन कवर हो रहा है, देन मेंसेस बिफोर कवर हो रहा है, हेडेक मेंसेस बिफोर, देन पल्सेटिंग हेडेक, देन माइग्रेन विद नोजिया, लाइट एंड नॉइज एग्रावेशन। ऐसे ही लैक्सिस है, उसमें पल्सेटिला, नेट्रोम्योर, सैंजुनेरिया, बेलाडोना, ग्लोनोइनम, आइरिस वर्सिकुलर, लेक, डेफ्लोरेटम, टेरिबिन्थोलियम, ओलियम एनिमल। ये बस एक हमने एक रूब्रिक एनालिसिस से माइग्रेन रेमेडीज इन विमेन के लिए एक चार्ट तैयार किया, लेकिन होम्योपैथी एंडलेस है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन जब हम देते हैं, तो ये बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हमारी हम यूज करते हैं टू ट्रीट आवर पेशेंट्स विद माइग्रेन। तो अभी जो मेडिसिन हमने इस बारग्राफ में लाई हैं, इनके कुछ सिम्टम्स हम रीड करेंगे। तो बेलाडोना इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड फॉर सडन इंटेंस थ्रॉबिंग हेडेक्स दैट वर्सन विद लाइट नॉइज जारिंग। अब अगर हम अभी हमने माइग्रेन पढ़ा, अब हम ये सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, तो हम रिलेट कर पा रहे हैं। दिस पेन इज ऑफन राइट साइडेड एंड मे बी अकम्पनीड बाय रेडनेस ऑफ फेस, डायलेटेड प्यूपिल्स, पाउंडिंग आर्टरीज। यहाँ पे अब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे इफेक्ट। It is especially useful in women experiencing migraines around menses with vascular congestion. Then glonoinum, sensation of blood rushing to head, एकदम से blood में rush of जो है head में जो rush of blood जो है उसका sensation रहेगा, bursting type pain होगी, sun headache, heat exposure, menses related migraines with throbbing and fullness, worse from light and movement. Then congestive symptoms, sepia, उसमें hormonal changes, left sided migraines, then patient may feel irritable, indifferent and better with physical exertion, and useful in PMS and women with pelvic congestion or uterine symptoms. Sanguinaria, इसमें right sided headache, begin in occiput, spread to the eye, often end in vomiting. Migraine appears periodically, especially in menopausal women. Pain may be relieved by lying down in a dark room or after vomiting. Then lachesis, left-sided migraines. Worse before menses. एक बार फ्लो शुरू हो जाती है तो पेशेंट को माइग्रेन में रिलीफ फील होता है। कंजेस्टिव थ्रॉबिंग पेन, और पेशेंट की इंक्लिनेशन रहेगी टुवर्ड्स स्टॉकिंग, जेलसी फैक्टर है इसमें, इनटॉलरेंस है टाइट क्लोथिंग की, एंड सिम्टम्स जो हैं वो हीट से एग्रावेट करेंगे। नेट्रोम्यूरेटिकम, ये स्कूल गर्ल्स के लिए, सेंसिटिव विमेन विद ग्रीफ, इमोशनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड माइग्रेन्स, ऑफन विद ऑरा, फ्लिकरिंग विजन से शुरू होगा, फोटोफोबिया से शुरू होगा, हैमरिंग पेन, जैसे बहुत सारी हैमर सिर में जो है वो पेन कर रही हैं, ऐसा स्ट्राइक कर रही हैं, तो नेट्रोम्योर में। वर्स इन सन अराउंड मेंसेस, सॉल्ट की इसको क्रेविंग रहेगी, और अगर कंसोल करेंगे इस पेशेंट को, सिंपथी इसके लिए इसको शो करेंगे, तो वो उसको डिसलाइक करती है, उसको एग्रावेट करती है। देन आइरिस वर्सिकुलर, then indicated in gastric or bilious migraines that appear weekly, periodically, with blurred vision, nausea, profuse vomiting of bile. Right side, right sided headache है ये, और इसमें indigestion triggers the headache.
अब पल्सेटिला में माइल्ड टीयरफुल इमोशनली सेंसिटिव विमेन है, इनका हेडेक मेंसेस के बिफोर ड्यूरिंग जो है वो वर्स होता है, फ्रेश एयर से रिलीफ होता है, और साइड्स जो है शिफ्टिंग है इसमें, लेफ्ट मे बी समटाइम्स ऑन लेफ्ट साइड समटाइम राइट साइड, और नोजिया के साथ अकम्पनीड रहेगा, एंड अ लैक ऑफ थर्स्ट, ऑफन सूटेड फॉर adolescent गर्ल्स और hormonal sensitive women. Lac defloratum, again severe, throbbing, menstrual headache with nausea, with constipation, headache forehead से शुरू होगा, occiput तक extend करेगा, पेशेंट को इंटेंस फटीग, बहुत थकावट रहेगी, इतना वो कहेगा मैंने काम नहीं किया, इतना मैंने अपने आप को स्ट्रेन नहीं किया जितना आई एम फीलिंग दी फटीग, प्रोस्ट्रेशन रहेगी, सूट केसेस विद tendency towards obesity. Then terebinth oleum. It is a useful remedy when migraine occur with urinary complaints. Burning urine or history of renal irritation. Headaches may be accompanied by toxemia-like symptoms and fullness in the head. It is suited for women with menstrual suppression, pelvic organ complaints. तो ओलियम एनिमेल, इसमें माइग्रेन में हैवी डल स्टूपिफाइंग पेन होगी, उसमें हियरिंग में सेंसिटिविटी आ जाएगी, मेंटल डलनेस, देन यूज्ड इन क्रोनिक हेडेक विद नर्वस प्रोस्ट्रेशन, aggravated by emotions and menstrual irregularities. सो कंक्लूजन में इसमें जो माइग्रेन है हमारा एक सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न है हमारे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट होती है, प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होती है, साइको सोशल वेलबींग इम्पैक्ट होता है। तो इसमें जो होम्योपैथी है उसका बहुत पोटेंशियल रोल है टू ट्रीट द फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन जेंटल वे में, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच से, होलिस्टिक थेरापेटिक अप्रोच से। सो क्लिनिकल स्टडीज, हमने बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज जो है उसको मैंने पढ़ा, तो उसमें जो पेशेंट के आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसमें पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी जो इंटेंसिटी है माइग्रेन में जो पेन की वो कम होती है, ड्यूरेशन कम रहता है, और उसमें उसके जो हार्मोनल इमोशनल लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल दी तो ये सारी चीजें भी उसको उसमें उसको ठीक क्लियरेंस उसको बेटर फील होएगा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड थेरापेटिक रेमेडीज व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, तो माइग्रेन अटैक्स जो उनकी फ्रीक्वेंसी में, ड्यूरेशन में, इंटेंसिटी में बेटरमेंट फील होगी, इट मींस ओवरऑल माइग्रेन में ये जो है वो इफेक्ट आए। अब इसमें मैंने सारी बिब्लियोग्राफी शेयर की है, आई थिंक मैंने 2-3 स्किप भी कर दिए हैं। इसमें अब नेक्स्ट है मिडास क्वेश्चनर। तो ये क्वेश्चनर जो है ये हमारा जो माइग्रेन की डिसेबिलिटी असेसमेंट के लिए ये एक स्केल है। तो इस क्वेश्चन अगर हम ये क्वेश्चंस पूछें पेशेंट से और इसके हिसाब से स्कोरिंग करें तो हम जज कर पाते हैं कि कितना डिसेबिलिटी जो है हमारा पेशेंट फेस करता है ड्यू टू द हेडेक और माइग्रेन। सो ऑन हाउ मेनी डेज इन लास्ट 3 months आपने काम मिस किया, या आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी डिस्टर्ब हुई, या फिर आपने घर के काम कितने अवॉइड किए, नहीं किए, कितने दिन नहीं किए, या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी हाउस होल्ड वर्क हाफ हुई, ऑन हाउ मेनी डेज यू मिस्ड योर फैमिली एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, देन लेजर एक्टिविटीज, then on how many days in the last 3 months did you have headache। फिर 0 से 10 में पेन को हमने स्कोर करना है, अगर पेशेंट का कोई पेन नहीं है तो 0, और अगर बहुत पेन है तो 10। तो ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 हमने स्कोरिंग करनी है। तो फिर अगर हमारे पास हम जब मार्क्स देते हैं तो अगर हमारे पास 0 to 5 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं टोटल, जो पहले 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, तो हम उसको ग्रेड 1 में असेस करते हैं, 6 to 10 grade 2, then grade 3 is 11 to 20, and grade 4 is more than 20। now ये जब जब भी कभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं माइग्रेन के इन फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो मैं ये क्वेश्चंस अपनी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में उनसे जरूर पूछती हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक, then duration of attack, then severity of pain, character and nature of pain, precipitating factors, triggers, aggravating factors, ameliorating factors, concomitant, aura,
preceding or accompanying. Impact of headache on lifestyle वो हम मिडास से कैलकुलेट कर लेंगे. And intertractal status. So now I have two case reports, but मेरे को लगता है एक ही का टाइम बचा है. We have just 5 minutes left. तो quickly I will share one case with you. A 33-year-old female patient. She was diagnosed with migraine. खुद से ही आके उसने मुझे बताया कि I'm suffering from migraine. So recurring attacks of migraine with headache in occipital region और hemicrania. तो उसको nausea है every time with headache और वॉमिटिंग भी कभी हो जाती है आफ्टर नोजिया. और पेशेंट का जो हेडेक है वो एग्रावेट हो जाता है आफ्टर द एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग. उसकी जो हेडेक है वो ऑल्टरनेट साइड्स पे. एंड पेशेंट एक्सपीरियंस माइग्रेन अटैक्स बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस. हेडेक गेट्स एग्रावेटेड विद स्ट्रेस एंड एंगर. और उसको हिस्ट्री है हाइपोटेंशन की. एंड नथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट. पहले हाइपोटेंशन थी पर अब उसका बीपी जो है वो नॉर्मल रहता है. और उसका जो पास्ट है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट हमें नहीं मिला टू मेंशन हियर. सो नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन इज ट्रेस्ड. तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है. फादर अलाइव विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटिस. मदर अलाइव विद हाइपरटेंशन. सिबलिंग्स हेल्दी हैं. स्पाउस हेल्दी है. हैज 2 चिल्ड्रन. अब फिजिकल्स में उसकी एपिटाइट नॉर्मल है. वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट दोनों ही प्रेफरेबल है. थर्स्ट नॉर्मल है. टेस्ट इज नॉर्मल. स्टूल नॉर्मल है. बट समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन इज फेस्ड. स्वेट ऑन फेस. स्लीप साइकिल इज नॉर्मल. नथिंग स्पेसिफिक अबाउट ड्रीम्स was told by the patient. Thermally, patient was found hot. Then mental, patient is stressed because she is not employed. When in anger, she starts crying. Patient is violent anger. Patient is sometimes anxious. Violent anger means very violent anger. मतलब जब पेशेंट ने डिस्क्राइब किया था तो so obstetric history में total number of pregnancies were 2. Duration of both pregnancies 9 months. 4th month पे she reported slight bleeding. Second pregnancy में mode of delivery was normal vaginal in both of the pregnancies. Gynecological history में menstrual cycle regular, menstrual flow heavy. Consistency of menstrual flow is partly fluid, partly clotted. Itching in vagina with menstrual flow. Pain in breast and backache before menses, abdominal pain during menses. Patient has thick, transparent and acrid leukorrhea. So, totality of symptoms में हमने headache in occipital region, hemicrania, headache with nausea, episodes of vomiting during migraine attacks. Vomiting aggravates headache, violent anger. Thermally, patient is hot. So, after repertorizing my case, तो इसमें हमने जब पेशेंट को इसका केस रेपर्टराइज किया तो हमने जो रूब्रिक लिए पेन हेडेक ऑक्सीपिट सब ऑक्सीपिटल रीजन नोजिया हेडेक ड्यूरिंग वॉमिटिंग हेडेक ड्यूरिंग पेन हेडेक इन जनरल वॉमिटिंग एग्रावेशन पर्स्पिरेशन हॉट एंगर वायलेंट. तो नक्स वोमिका सीपिया बेल ब्राइनिया कोकुलस इपिकेक कार्बोवेज किलकीरिया कैमोमिला नेट्रोम्योर बहुत सारी मेडिसिन हमें सजेस्ट हुई after the repertorial result. But so medicine was selected by individualization. तो उस टाइम पे belladonna 200 was prescribed to the patient on basis of totality. So one dose which was equally divided into 3 dose patient को बोला गया लेने के लिए and साथ में उसको placebo दे दी गई. And after a few days, after 3 weeks time patient came. तो she said कि she is feeling better. और उसको हुआ अटैक माइग्रेन का आफ्टर मेंसेस बट इंटेंसिटी कम थी एज कंपेयर टू द प्रीवियस एपिसोड. सो अगेन वी प्रिस्क्राइब्ड प्लेसिबो क्योंकि हमें जरूरत नहीं लगी मेडिसिन रिपीट करने की. और पेशेंट दोबारा हमारे पास आई आफ्टर फ्यू डेज. तो जो पेशेंट है उसने बोला कि बेटर है बट माइग्रेन का फिर भी एपिसोड हुआ एक जो माइल्ड था टू प्रीवियस एपिसोड. तो हमने फिर उसको प्लेसिबो पे ही डाला. तो ये जो लास्ट हमारी प्रिस्क्रिप्शन थी वाज ऑन 8 सितंबर, आज से 3 दिन पहले की. तो आगे हमारे पास फॉलो अप आएंगे, आउटकम आएंगे. कभी हमें दोबारा मौका मिला तो हम आपसे शेयर करेंगे. थैंक यू वेरी मच टू Sani sir and thank you to the forum. Thank you giving me chance to present this webinar
I'm very thankful to the whole team. Hello. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टुडे। बहुत अच्छा था आपका आज का सेशन, काफी इंफॉर्मेटिव था। हाँ, अब हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है और हम इंग्लिश सेशन की ओर बढ़ेंगे।